हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हम अपनी यूनिट 3 बिजनेस मैनेजमेंट तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन उस यूनिट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधक के क्या कार्य हैं। देखिए, नॉर्मली प्रबंधक के कार्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मुख्य, जिसको हम प्रमुख कार्य बोलते हैं, और दूसरा है सहायक कार्य। तो पहले मुख्य कार्य को पढ़ेंगे। मुख्य कार्य हमारे 7 होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका प्लानिंग आता है। प्लानिंग का मतलब नियोजन। सबसे पहला काम है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फर्म के निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना बनाते हैं। अब योजना किस तरह से बनाएंगे, उसके हमारे 10 पॉइंट्स हैं जो आप डायग्राम के बेसिस पर देख रहे होंगे। सबसे पहले पूर्वानुमान लगाएंगे। पूर्वानुमान का मतलब हम एज्यूम करेंगे कि क्या हो सकता है। पूर्वानुमान लगाने के बाद हम फर्म के लक्ष्यों का और उसकी नीतियों का निर्धारण करेंगे कि हमारा मेन गोल क्या है फर्म का। सेकंड पॉइंट है हमारा लक्ष्य का निर्धारण करना। पॉइंट इसमें आता है हमारा सर्वोत्तम उपाय करना, यानी कि हमने फर्म के गोल को डिसाइड तो कर लिया। अब हम उस गोल को यूज़ करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करें, वो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आएगा, सर्वोत्तम उपाय करना। फोर्थ है निर्णय करना। बहुत सारे सिलेक्शंस हैं हमारे सामने, जैसे कपड़ों को सिलेक्शन करते हैं। अब उनमें से हम क्या करेंगे, कोई एक चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th, नीतियों का निर्धारण। यानी कि अब हमने बहुत सारे कपड़ों में से एक कपड़ा चूज़ कर लिया। अब उसको हम किस तरह से ड्रेसअप करते हैं ना, तो उसी तरह से जो रूल हमने फॉलो करने के लिए अपने फर्म में लगाया है, तो उसको मूवमेंट देने के लिए हम क्या क्या करेंगे। 6 पॉइंट है इसमें आपका बजट बनाना। अब मूवमेंट देने के लिए हमें पैसा चाहिए, 6M चाहिए, उत्पादन के साधन चाहिए, तो उसका भी बजट बनाना पड़ेगा, हमें पूंजी एकत्रित करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नियम बनाना। सारा संगठन हमारा हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाएंगे। रूल्स बनाने के बाद 8th पॉइंट, उसको मूवमेंट में लाएंगे, क्रियाविधि बनाएंगे। और लास्ट पॉइंट है 9 मोर्चाबंदी, फिर उस पर हमला बोल देंगे काम करने के लिए। तो ये हमारे नियोजन के कितने पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला पूर्वानुमान लगाना, दूसरा लक्ष्य का निर्धारण, 3rd सर्वोत्तम उपाय करना, निर्णय करना, उचित नीतियों का निर्धारण, बजट बनाना, नियम बनाना, क्रियाविधि करना, और लास्ट में आपका मोर्चाबंदी करना। तो डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में कि नियोजन में ये 9 पॉइंट्स शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। तो क्या करेंगे हम नियोजन से, इस बात का निश्चय किया जाता है कि हम माइंड में क्या सोचते हैं। तो ये हमारे माइंड में सोचने की प्रक्रिया, जिसको हम बौद्धिक प्रक्रिया बोलते हैं। और नियोजन का मतलब क्या होता है कि पहले सोचना। इसलिए जॉर्ज आर टेरी इनका पूरा नाम है। इन्होंने नियोजन के बारे में एक डेफिनेशन दी है कि भविष्य के गर्भ में देखने की विधि या कला है। हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, तो उसको प्रेजेंट में देखना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। तो भविष्य में हम अपने लक्ष्य को वर्तमान प्रयासों के अनुरूप बना सके, वो हमारे प्लानिंग में आता है। तो आप क्या समझते हैं नियोजन से कि फ्यूचर की जितनी भी कंडीशंस हैं उसको पता लगाएंगे, फिर गोल डिसाइड करेंगे। यानी कि जो हमने अभी 9 पॉइंट्स पढ़े, वो सारे हमें नियोजन के अंतर्गत सम्मिलित करना है। तो नियोजन मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला और मेन मुख्य कार्य है। कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, घर, स्कूल, कुछ भी हो, तो उसमें प्लानिंग तो सबसे पहले करनी पड़ती है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो जितना भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लानिंग समझ में आ गया। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर आते हैं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उसको फॉलोअप करने में हमें प्रॉब्लम आती है कि हम उसको फॉलोअप कैसे करें। तो उसको फॉलोअप करने के लिए जितना भी हम अरेंजमेंट करते हैं वो हमारा संगठन के माध्यम से ही किया जाता है। तो संगठन क्या है, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा आप अपनी प्लानिंग्स को मूवमेंट में लाते हो। आपने सोचा कि आपको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या करोगे, जितना भी सामान आप इकट्ठा करोगे वो सारा क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। तो ब्रेच के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कि संगठन प्रबंध की आधारशिला है। क्यों? क्योंकि ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से उसके मूवमेंट तक पहुंचाती है, जिससे जो आपकी प्लानिंग है उसको अच्छे से फॉलो किया जा सके। तो संगठन का मेन मोटिव क्या है कि अधिकारों और उत्तरदायित्व के बीच में हम एक स्ट्रक्चर बना लें। अधिकार उत्तरदायित्व अभी तक हमने प्रदान नहीं किए हैं, हम तो उनको प्रदान करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मेंस को डिटरमाइन कर रहे हैं, मशीन्स की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हम बाद में क्या करें, निर्धारित ये कर लें कि कौन से प्लानिंग को क्या क्या ज़रूरत होगी, उनको किस तरह से करना है, कौन कौन से व्यक्ति को सौंपा जाना है। तो वास्तव में ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए एक फर्म में ऐसे संगठन का निर्माण करना, सब चीज़ों को इकट्ठा करना, ताकि फ्यूचर में हम एम्प्लॉयज़ को उनके कर्तव्यों को बताएं और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं,
ताकि जो हमारा मेन गोल हो वो आसानी से बिना किसी विरोध के प्राप्त हो जाए। तो इसको भी डायग्राम के बेसिस पर दिखाया गया है कि संगठन में कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहली है समस्त क्रियाओं का निर्धारण। प्लानिंग तो आपने कर लिया, उसमें हमारे 9 पॉइंट्स इंक्लूड थे। अब संगठन में हमारे कितने पॉइंट्स इंक्लूड है? 5। तो पहला पॉइंट है आपका समस्त क्रियाओं का निर्धारण, कि आपको जो जो एक्टिविटीज़ करनी है पहले आप डिटरमाइन कर लीजिए। आपको मशीन खरीदनी है, आपको मेंस को एम्प्लॉय करना है, तो वो सारा संगठन के अंतर्गत आएगा। आपको बिल्डिंग खरीदनी है, कितना पैसा लगाना है, सब चीज़ों को इकट्ठा करना। फिर सेकेंड है क्रियाओं को वर्गीकरण, आप करोगे कैसे, कहाँ पर जाओगे खरीदने के लिए। थर्ड है फिर दायित्व का निर्धारण, आपने खरीद लिया, अब उसकी लायबिलिटी किस तरह से करोगे, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका अधिकार सौंपना। दायित्व निर्धारित करने के बाद आप क्या करोगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, कर्मचारियों को, मशीन्स को, और फिर जब अधिकार से आपको पता चल जाएंगे तो फिर उनकी उसी हिसाब से नियुक्ति करना स्टार्ट कर देंगे। तो संगठन क्या है, प्रबंध का संगठन कार्य की उपक्रियाओं में बांटना। जो जो वर्क हैं उनको कितने शिफ्ट्स में आप कंप्लीट करोगे, तो वो 5 शिफ्ट कौन कौन सी है। पहली है आपकी समस्त क्रियाओं का निर्धारण, दूसरा है आपका क्रियाओं का वर्गीकरण, तीसरा है आपका दायित्व का निर्धारण, चौथा है आपका उत्तरदायित्व को सौंपना, पांचवा है आपका उसके अकॉर्डिंग नियुक्ति करना। तो संगठन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा आता है नियुक्ति, स्टाफिंग। आपने नियोजन कर लिया, सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, अब उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, श्रमिकों की नियुक्ति करनी है, उनको प्रशिक्षण देना है, और प्रशिक्षण देने के बाद उनको उनके अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करनी है। तो इसमें कुंटू जो डोनल के अनुसार ये बोला है कि नियुक्ति जो है प्रबंध का मेन कार्य मानते हैं वो, क्योंकि अगर हम परफेक्ट मैंस को यानी कि सही व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे तो हमारा जो गोल है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है योग्य और अनुभवी व्यक्ति जो है वो 4 चांद लगा देते हैं, यानी कि गोल को जल्दी से बिना किसी प्रॉब्लम के अचीव कर लेते हैं। तो कर्मचारी की कुशलता में वृद्धि के लिए उनको ट्रेनिंग भी दिया जाना ज़रूरी है, उसको समय समय पर गाइडलाइंस भी देनी है, उनको सजेस्ट भी करना है, और फिर उनका इवेल्युएशन करना है। अगर वो काम अच्छा करते हैं तो उनका हम क्या कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं। या फिर प्रमोशन किस लिए करते हैं कि अगर वो एक ही काम को लगातार करते आ रहे हैं तो वो बोर ना हो जाएं, कभी वो हमारे फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म में चले जाएं। तो कर्मचारी की योग्यता, उनको किस टाइम पर काम दिया जाना है, उनका वेतन क्या होना चाहिए, उनकी पॉलिसी क्या हो, उनकी इफ़िशियंसी, तो जितना भी है ये सारा आपका नियुक्ति के अंतर्गत आता है। तो नियुक्ति के अंतर्गत कौन कौन से काम सम्मिलित किए गए हैं, इसको भी आप डायग्राम के बेसिस पर खुद बना सकते हैं, क्योंकि 2 डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप सर्कल में खुद इसको बना लेंगे। पहला क्या करना है, कर्मचारियों का चयन करना है। चयन का मतलब योग्य और कुशल श्रमिक या कर्मचारी अपनी फर्म में लेनी है। फिर उनको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है अपने फर्म के हिसाब से, उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखना, समय समय पर उनको महीने में एक बार गाइडलाइन देना, उनके वर्क को चेक करना, उनको कंट्रोल करना, ये आपका इफ़िशियंसी, कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए। उनको वर्कशॉप पर भेजना, उनके काम का मूल्यांकन करना, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन कर देना, और उनको फेयर पॉलिसी यानी कि जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से सैलरी प्रोवाइड कराना। अगर आप उनका ट्रांसफ़र सही मानते हो तो ट्रांसफ़र भी कराया जा सकता है, और अगर वो काम सही नहीं कर रहे तो उनको सेवा से निवृत्त भी किया जा सकता है। तो ये सारा आपके किसके अंतर्गत आता है, नियुक्ति के अंतर्गत आता है। अब 4th पॉइंट है इसमें आपका डायरेक्शन, निर्देशन, कि कर्मचारियों को आप किस प्रकार से काम को बताओगे, तो वो आपका अगला मुख्य कार्य है। 4th क्या है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना। योजना बना लिया, लक्ष्य तय कर लिया, तो ये भी तो ज़रूरी है कि कर्मचारी को पता हो कि किस समय क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो मैसी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है कि निर्देशन वो सारी टेक्निक्स हैं जो कर्मचारियों को प्रभावित करती है, और उनको समय समय पर ये डायरेक्ट देती है कि उनको किस समय क्या करना है। तो जॉर्ज आर टेरी क्या बताता है, कार्य को प्रगति प्रदान करने के लिए, कर्मचारियों में प्रेरणा देने के लिए निर्देशन काफ़ी ज़रूरी होता है। निर्देशन के भी इन्होंने 2 कार्य सम्मिलित किए स्ट्रॉन्ग ने, कि अपने जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको आदेश देना या निर्देश देना। अब इस निर्देशन के अंतर्गत शिक्षण यानी कि उनको बताना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना, ऑर्डर देना और सुपरवाइज़र, ये 4 चीज़ इंक्लूड की जाती हैं। ये इंक्लूड क्यों की जाती हैं, ताकि उनको ये ना रहे कि केवल हमें बताकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में यानी कि निर्देशन की प्रक्रिया में भी 4 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, और ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में लिखने के लिए भी आती हैं। कि पर्यवेक्षण, सुपरवाइज़र क्या होता है, कि अपने काम करने वाले कर्मचारियों के दिन प्रतिदिन काम की प्रगति पर देखना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। निर्देशन का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है पर्यवेक्षण, सुपरवाइज़र, ध्यान रखना कर्मचारी पर। और सेकंड पॉइंट है इसमें कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप काम दे रहे हैं तो आप में और आपके कर्मचारी के विचार, भावना,
एक दूसरे से हस्तांतरित हों, समझें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ये बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको डांट कर बता रहे हो, तो वो भावना सही नहीं होती। तो समन्वय केवल कम्युनिकेशन, यानी कि समन्वय का मतलब आप उसको तभी समझ सकते हो जब आपकी उससे ट्यूनिंग अच्छी होगी, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट इसमें आता है आपका नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व का मतलब दूसरे व्यक्ति को इस तरह से प्रभावित करना कि वो आपका काम कर दे। तो मैनेजमेंट में तो नेतृत्व का मेन गाइडलाइन रहती है। प्रबंधक ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, और ये कब होगा, जब कर्मचारी को प्रबंधक पर विश्वास होगा, तभी वो उनमें उत्साह भर सकता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें अभिप्रेरण। नेतृत्व के भांति अभिप्रेरण का काम किया जाता है। अभिप्रेरण का मतलब आप कर्मचारी को किस प्रकार से मोटिव करते हैं। तो इसमें दो तरह के अभिप्रेरण आपको काफ़ी बताए गए हैं, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। और निष्क्रिय को हम एक्स और वाई थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एक्स थ्योरी होती है आपकी डिमोटिवेशन थ्योरी, यानी कि आप कर्मचारी को डांट कर, फटकार कर या उनको धमकी देकर काम करवाते हैं। और वाई थ्योरी आपकी क्या होती है कि आप उनको पुरस्कार देकर काम करवाते हैं। तो ये अभिप्रेरण का माध्यम है। तो आपका ये जो फोर्थ पॉइंट था, इसमें कितने पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं आपके। पहला सुपरवाइजन जिसे बोलते हैं पर्यवेक्षण, दूसरा कम्युनिकेशन, थर्ड लीडरशिप, और फोर्थ है आपकी अभिप्रेरण। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब आपने उनको निर्देशन कर दिया, नियुक्ति कर दिया, आपका कम्युनिकेशन भी ठीक है, समन्वय भी, कोऑर्डिनेशन भी ठीक है। अब लेकिन ये भी तो देखना ज़रूरी है कि वो आपके कंट्रोल में है या नहीं। आपने काम बता दिया और उन्होंने नहीं किया, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। यानी कि अगर किसी कार्य को आपके निर्देशानुसार नहीं हो रहा है, तो उसके स्तर को जांचना और फिर उसे दूर करना, ये नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ये जो नियंत्रण है, ये जांच पड़ताल के बाद ही करेक्टिव मेजरमेंट में सम्मिलित किया जाता है। करेक्टिव मेजरमेंट का मतलब सुधारात्मक उपाय। आपने कंट्रोल करने के साथ साथ उनको पॉजिटिव वे में भी लेकर जाना है। तो प्रबंधकीय क्रियाओं पर नियंत्रण उसी प्रकार आवश्यक है जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप क्या क्लास में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन लेक्चर सुनते हैं या नहीं सुनते, तो उसका भी कंट्रोल करना पड़ता है। पुस्तकों को भी आप पढ़ते हैं, तो उसकी भी तो कोई जांच की जाएगी, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा ताकि पता चल जाए कि आप किस तरह से प्रगति पर चल रहे हो या फिर बेकार चल रहे हो। तो कंट्रोलिंग भी इसी तरह से की जाती है कि उसकी प्रगति का अवलोकन करने के लिए, कर्मचारी को जाँचने के लिए। जाँच भी किस तरह से होगी, समय के अनुसार, हर महीने हो सकती है, हर एक हफ्ते में हो सकती है। तो इस प्रकार जाँच से उसकी गलतियों को उसको बताना, और गलतियाँ क्यों बताना, ताकि भविष्य में वो फिर दोबारा से वो गलती ना करे। तो ये आपके प्रबंध का 5वां पॉइंट है। एक बार इनके पॉइंट्स को दोबारा से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है आपका डायरेक्शन, तीसरा है आपका स्टाफिंग, फोर्थ है आपका डायरेक्शन, और फिफ्थ है आपका कंट्रोलिंग। तो आज हम केवल इन 5 पॉइंट्स को देखेंगे और बाकी के पॉइंट्स हम कल एक्सप्लेन करेंगे। अगर इन 5 पॉइंट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें। सभी के डायग्राम बनाने की कोशिश करें और इसको कॉपी में नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है बुक में थोड़ा अलग है और इसमें थोड़ा सा अलग है। तो आप अपनी बुक और इसके दोनों के टॉपिक को मिक्स करके भी एक अच्छा टॉपिक खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देंगे।